क्या तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है? क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुम्हारी लाइफ में अब कुछ बचा नहीं है और तुम कुछ कर ही नहीं सकते अब लाइफ का? अगर ऐसा लगता है, तो क्या तुम खुद को इमेजिन कर सकते हो एक ऐसे समय में जब ना सेल फोन्स थे, ना ही इंटरनेट और चल रहा है वर्ल्ड वॉर 2। एक ऐसा वक्त जहां हर जगह आसमान से पानी की बारिश की जगह आग के गोले और बॉम्ब्स की बारिश हो रही थी। हर जगह लोगों के घर जल रहे थे, हर जगह लोग भेड़ बकरियों की तरफ भाग रहे थे खुद को बचाने के लिए। और इन सब के बीच फंसे हो तुम, खुद को और खुद की छोटी बहन को बचाते हुए यहाँ वहाँ भाग रहे। क्यों? सुन के ही अजीब सा लगने लगा। खैर, आज हम लोग एक ऐसे ही एनीमे के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज ये मूवी रिलीज हुई थी 16 अप्रैल 1988 में, जिसके डायरेक्टर थे इजाओ तकाहाता। एंड इस मूवी को अडेप्ट किया गया है एक बुक से जिसका भी नाम था ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज, जो कि 1960s में रिलीज हुई थी, जिसके ऑथर थे आकियुकी नोज़ाका। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो इस एनिमे को एनिमेट किया है गिबली स्टूडियो ने। तो तुम लोग समझ ही गए होंगे कि इस एनिमे का एनिमेशन कितना अच्छा होगा। और वैसे तो ये एनिमे 1988 में पब्लिश हुआ था, लेकिन फिर भी उसके हिसाब से इस एनिमे का एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तुम अगर 3D एनिमे टाइप के फ़ैन हो, जैसे कि हेलो वर्ल्ड हो गया, उसका भी रिव्यू आएगा जल्दी, तो तुम्हें थोड़ा सा ये कार्टूनिश लग सकता है, क्योंकि ये एनिमे फुल 2D एनिमे है जैसे कि स्पिरिटेड अवे। लेकिन ओवरऑल ये एनिमे का एनिमेशन, इस एनिमे का बैकग्राउंड आर्ट काफ़ी ज़्यादा सोल टचिंग है। अगर हम बात करें इस एनिमे मूवी के प्लॉट की, तो ये एनिमे सेट हुआ है उस टाइम में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था एंड यूएस जापान पे अटैक कर रहा था, जापान पे बॉम्ब्स गिराया जा रहा था बार बार। उस टाइम में ये एनिमे सेट हुआ है। और इस एनिमे के कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो हमें स्टोरी में दो कैरेक्टर्स के बारे में दिखाया गया है, जिसमें से जो बड़ा भाई होता है उसका नाम होता है सेता, एंड जो छोटी बहन होती है उसका नाम होता है सेत्सुको। और ऐसी वॉर टाइप के सिचुएशन में कैसे सेता अपनी बहन सेत्सुको को बचाए रखता है, जहाँ उन लोगों के मॉम डैड भी नहीं रहे इस वॉर के चक्कर में और ना ही उनका घर बचा है। तो आखिर ये दोनों कैसे सरवाइव करते हैं इस वॉर के अंदर, ये स्टोरी में हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। हमें स्टोरी दिखाई जाती है सीता के पर्सपेक्टिव से, जिसकी डेथ हो चुकी होती है और वो अपनी लाइफ का एक लास्ट फ्लैशबैक देख रहा होता है। ये बिल्कुल उस तरह से है कि तुम कोई अपनी फेवरेट गेम खेल रहे हो या फिर तुम्हारी स्ट्रीम चल रही हो और स्ट्रीम या फिर गेम एंड होने के बाद तुम्हारे बेस्ट मोमेंट्स और बेस्ट क्लिप्स तुम्हें दिखाई जाए। ये बिल्कुल वैसे पर्सपेक्टिव से हमें दिखाया जाता है जैसे कि सीता की सोल उसकी लाइफ के पुराने मोमेंट्स को एक बार फिर से जी रही होती है। तो स्टोरी शुरू होती है सीता के शहर से जिस पर बॉम्बिंग होने वाली होती है। और सीता की फैमिली में सीता, उसकी बहन सेत्सुको, सीता की मदर जिन्हें एक हार्ट डिजीज होती है, और सीता के फादर जो कि जापानीज नेवी में होते हैं, जो इस वॉर के टाइम घर पे नहीं होते। और सीता उसकी मदर को पहले ही सेफ जगह पे पहुंचा देता है, जो कि शेल्टर्स वगैरह होते हैं वहाँ पे। और सीता कुछ सामान, कुछ फूड सप्लाईज वगैरह को ज़मीन के अंदर दफना के अपनी बहन सेत्सुको को लेके वहाँ से निकल ही रहा होता है। लेकिन तभी बॉम्बिंग शुरू हो जाती है, काफ़ी सारे प्लेन्स आसमान से बॉम्ब्स गिरा रहे होते हैं। और उस टाइम पे ना जापान के घर काफ़ी ज़्यादा वुड से बनते थे। तो जैसे ही बॉम्बिंग शुरू होती है, हर जगह आग ही आग फैल जाती है, हर घर जलने लगते हैं, हर जगह धमाके हो रहे होते हैं और लोग बस यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं खुद को बचाने के लिए। और इन सब केओस के बीच सीता जैसे तैसे खुद को और सेत्सुको को बचते बचाते सेफ जगह पर पहुँचता है। और जब बॉम्बिंग बंद होती है तो सीता अपनी मदर को ढूंढने के लिए
सेफ्टी हाउस पहुंचता है। वहाँ जाके उसको पता लगता है कि वहाँ पे भी ब्लास्ट हुए थे एंड वहाँ जितने भी लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हुए थे एंड उसमें से काफ़ी सारे लोग मर भी गए थे। और सीता को उसकी मदर मिलती है जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी एंड वो और उनकी थोड़े टाइम के अंदर ही डेथ हो चुकी होती है। अब ऐसे टाइम में जहाँ पे सीता की मदर की डेथ हो चुकी होती है और वो अपने फादर को लेटर्स लिखता है लेकिन उनका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो ऐसे टाइम में सीता डिसाइड करता है कि वो अपनी एक आंट के घर जाएगा और वहाँ उनके साथ रहेगा क्योंकि वही एक रिलेटिव होते हैं उसके जिनके घर के बारे में उसे पता होता है। और वो दोनों वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं, लेकिन उस आंट का बिहेवियर इन दोनों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा बिछड़ा हुआ और अलग रहता है। फिर चाहे वो उन दोनों से बात करना हो या उन दोनों को खाना देना। और ये सब चीज़ सीता और सेत्सुको को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो थोड़े दिनों के अंदर वहाँ से चले जाते हैं। और सीता को एक जगह मिलती है जो कि पहले शेल्टर की तरह यूज़ की जाती थी, लेकिन अब वहाँ पे कोई खास आता नहीं था। तो सीता और सेत्सुको डिसाइड करते हैं कि क्यों ना इसे ही अपना छोटा सा घर बनाया जाए। वो दोनों उस जगह को साफ करते हैं, वहाँ पे अपना छोटा सा घर बनाते हैं जो कि एक लेक के सामने होता है, तो उन्हें पानी की भी दिक्कत नहीं होती। एंड रिमेंबर, ये वॉर का टाइम चल रहा है जिसका मतलब है ऐसे टाइम में खाना मिलना और जॉब मिलना एकदम नामुमकिन के बराबर होता है। सीता ने काफ़ी सारी चीज़ें बचाई होती है अपने घर से, तो वो उन सब चीज़ों को बेच के पैसे इकट्ठा करता है ताकि वो खुद का और सेत्सुको का पेट भरने जितना खाना इकट्ठा कर सके। और काफ़ी टाइम तक ये सब चीज़ें सही भी चलती है, लेकिन जैसे जैसे सीता के पास चीज़ें ख़त्म होने लगती है वैसे वैसे दिक्कतें बढ़ती जाती है और अब ना उसके पास बेचने के लिए चीज़ें बची है और ना खाने जितना खाना। और ऐसे वक्त में सीता दूसरों के फार्म से क्रॉप भी चुराने लगता है ताकि वो अपनी बहन और खुद का पेट भर सके। और सेत्सुको जो कि 5-6 साल की होती है, उस पे इन सब चीज़ों का क्या ही असर होगा ये सब तुम लोग इमेजिन कर ही सकते हो। फिर चाहे वो मेंटल हेल्थ की बात हो या फिजिकल हेल्थ की। और इन्हीं सब के बीच में सेत्सुको को बीमारी भी हो जाती है खाना ना मिलने की वजह से और मच्छरों की वजह से। वो काफ़ी ज़्यादा बीमार भी हो जाती है क्योंकि वो जहाँ पे रहते हैं उसके सीधा सामने ही लेक होती है, जिसका मतलब है काफ़ी ज़्यादा इंसेक्ट्स आते रहते हैं वहाँ से, जिसकी वजह से सेत्सुको बीमार हो चुकी होती है। और अपनी बहन की ऐसी हालत देख के सीता सब चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करता है। सेत्सुको जिसकी डेथ हो चुकी होती है, जब तक सीता वापिस आता है खाना लेके और अपने लास्ट मोमेंट में वो मार्बल्स को कैंडी समझ के खा रही होती है। तो इससे तुम अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि एक वॉर की सिचुएशन कैसे उस पे कितना बुरा असर कर सकती है। और ये एक ऐसा एनीमे था जिसको देखते हुए मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुआ। ये एनीमे मूवी हमें दिखाती है कि कैसे वॉर जैसी चीज़ है बाकियों पे कैसे असर छोड़ती है, खास करके चाइल्ड्स, उन पे कैसी कैसी दिक्कतें आती हैं। और ये एनीमे मूवी देखते हुए मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था। इवन आई क्राइड व्हाइल वॉचिंग दिस एनीमे। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई इतना तो क्या ही होगा ये एनीमे में, लाइक हमने भी इमोशनल एनिमेस देखे हैं, हम तो नहीं रोए। मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसे एनिमेज है जो जिनका एक स्पेसिफिक पार्ट इमोशनल कर देता है लोगों को। अब जैसे कि काफ़ी सारे एनिमे मोमेंट्स ऐसे भी आए मेरी लाइफ में जिन्हें देखते हुए मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुआ। जैसे कि इताची की डेथ हो गई, असैसिनेशन क्लासरूम की एंडिंग हो गई। इवन काफ़ी सारे और भी एनिमे ऐसे हैं जिन्हें देखते वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुआ हूँ। लेकिन ये मूवी एकदम अलग ही हिट कर जाती है और अपनी छाप छोड़ जाती है व्यूअर्स पे और लोगों से एकदम कनेक्ट हो जाती है। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ये एनिमे मूवी देखने का, तो मेरे हिसाब से ये एनिमे मूवी ने मेरा काफ़ी सारी चीज़ों को देखने का नज़रिया एकदम से बदल लिया। टू बी ऑनेस्ट, दिस मूवी हैज़ मेड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन मी। सेत्सुको और सेता की जगह खुद को रख के इमेजिन करो, अंदर से पूरी ना सोल हिल जाएगी। जो भी लोग ये सब मानते हैं कि मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा दुख भर रखे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि लाइफ कितनी भी दुखी हो,
हमेशा होप मत छोड़ना, क्योंकि अगर होप छोड़ दिए तो लाइफ भी छूट जाएगी। खैर खैर इन सब चीज़ों को साइड में रखते हुए अगर हम इस एनिमे मूवी को रेट करें तो मैं इस एनिमे मूवी को 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देना चाहूँगा। एंड अगर तुम लोगों को कभी इच्छा करे खुद को मेंटली एंड इमोशनली टॉर्चर करने की, तो मैं इस एनिमे मूवी को ज़रूर से रिकमेंड करूँगा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो। एंड इस एनिमे के बारे में आप लोगों के क्या थॉट्स है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और अगर तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है जिसने तुमसे पैसे लेके वो वापस नहीं दिए हैं, तो उस दोस्त को ये एनिमे रिकमेंड करो और उस दोस्त को ये मूवी दिखाओ, ताकि तुम उस दोस्त को भी मेंटली टॉर्चर कर सको। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। खत्म।